हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग एमपी टेट वर्ग 2 की जो तैयारी है उसे शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ क्लासेज जो है वो पेडागोजी की है और कुछ क्लासेज जो है वो हमने मैथ पेडागोजी की है। तो आप लोग की जो मैथ पेडागोजी की जितनी भी क्लासेस हुई है उन सभी क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैथ पेडागोजी के अधिकतर क्वेश्चन जो है वो उसी से पूछे जाते हैं। यानी अगर आप लोग वो वीडियो देख लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आपके मैथ पेडागोजी के जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो उन वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज से हम लोग जो है हिस्ट्री की क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। यानी आपके वर्ग 2 में जो सिलेबस दिया गया है हिस्ट्री का या फिर ज्योग्राफी का, उन सभी को हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करेंगे और आसान तरीके से समझेंगे, कहानी की तरह समझेंगे। क्योंकि अगर रटने की कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी एग्ज़ाम में आप लोग को। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, मज़े के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। यानी इतिहास के कौन कौन से स्रोत है, किस प्रकार से इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, अतीत में जो भी घटनाएं हुई है उन सभी चीज़ों के बारे में हमें किस प्रकार से जानकारी प्राप्त हुई है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास के बारे में समझेंगे कि इतिहास है क्या। तो इतिहास क्या है? तो इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। यानी आपके अतीत में, आपके पास्ट में कौन कौन सी घटनाएं जो है वो घटित हुई है, उन चीज़ों के बारे में क्या करता है, इतिहास हमें जानकारी देता है। लेकिन अतीत में घटित हुई सारी घटनाएं क्या इतिहास है? क्या ऐसा है कि जितनी भी घटनाएं जो भी आपके अतीत में हुई है, पहले हुई है, वो सभी इतिहास में है? ऐसा नहीं है। केवल वही घटनाएं जो निश्चित तौर पे हुई है, जो निश्चित तौर पे घटित हुई है और जिसके साक्ष्य यानी जिसके प्रमाण जो है वो हमें मिलते हैं, वही होता है इतिहास। इतिहास क्या है? आप इतिहास में जो भी पढ़ रहे हो, जितनी भी घटनाओं के बारे में आप लोग पढ़ रहे हो, वो क्या है? उसके साक्ष्य प्राप्त हुए, उसका प्रमाण है कि वो घटनाएं हुई है निश्चित तौर पे। वो प्रमाण है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इतिहास वही होता है जिस घटनाओं के होने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, जो घटनाएं निश्चित तौर पे घटित हुई है, इस चीज़ का प्रमाण जो है वो हमें मिल जाता है, वो होता है इतिहास। तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो आपका है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जिसमें सबसे लंबा काल जो है वो किसका है? तो वो है प्राचीन भारत का। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत, अब प्राचीन इतिहास के जो स्रोत है वो क्या क्या है, किस प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी? तो एक है आपका साहित्यिक स्रोत और एक है आपका पुरातात्विक स्रोत। अब आपका जो साहित्यिक स्रोत है इसमें क्या क्या आ जाता है? तो इसमें धार्मिक स्रोत आ जाता है, गैर धार्मिक स्रोत यानी जो धार्मिक रूप से नहीं लिखा गया है, विदेशी यात्रियों का विवरण जो लिखित तौर पे प्राप्त हुआ है। जो भी विदेशी यात्री होते थे वो क्या करते थे, यात्रा के बाद क्या करते थे, वो उन चीज़ों के बारे में, जो भी घटनाएं, जो भी चीज़ें उन लोगों ने देखी है, उन चीज़ों के बारे में क्या करते थे, वो लिखते थे। तो उनसे भी हमें क्या पता हुआ है, पुरानी चीज़ों के, अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो अब आपका जो धार्मिक स्रोत है इसमें क्या आ जाता है? इसमें ब्राह्मण साहित्य आ जाता है, बौद्ध साहित्य आ जाता है और जैन साहित्य आ जाता है। यानी इन सभी चीज़ों से भी क्या हुआ है, हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अब आपका जो बौद्ध साहित्य है उसमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिलता है? उसमें सूत पिटक मिलता है, विनय पिटक मिलता है और अभिधम पिटक मिलता है। अब ये है क्या? तो आपका जो सूत पिटक है इसमें क्या मिलता है? इसमें बुद्ध की शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। आपका जो सूत पिटक होता है उसमें बुद्ध ने जो जो शिक्षाएं दी थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विनय पिटक जो है इसमें क्या होता है, इसमें बौद्ध संघ के नियम, जो बौद्ध संघ होते थे उसके क्या क्या नियम होते थे, क्या क्या रूल होते थे, उन रूल के बारे में विनय पिटक से जानकारी मिलती है। और एक होता था आपका अभिधम पिटक, इसमें क्या होता था, तो अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी, यानी बौद्ध भिक्षु जो भी होते थे उनकी जीवनी के बारे में हमें जानकारी उससे प्राप्त होती थी। तो ये सब जो है, ये सब भी आपके सिलेबस में दिया गया है। बौद्ध साहित्य के बारे में, जैन साहित्य के बारे में, इन सभी चीज़ों को भी आप लोग को पढ़ना है।
अब यहाँ देख लीजिए, अब जो आपका ब्राह्मण साहित्य है इसमें क्या क्या आ जाता है, तो इसमें आपका वेद आ जाता है, ब्राह्मण आ जाता है, आर्यन आ जाता है, यानी कि ये वेद का ही एक गद है। उपनिषद आ जाता है, वेदांग आ जाता है, सूत्र आ जाता है, महाकाव्य और धर्मशास्त्र जो है वो आ जाता है। ये सब किस में आ जाता है, ये आपका ब्राह्मण साहित्य में आ जाता है। और आपका जो वेद है, ब्राह्मण है, आर्यन है और उपनिषद, ये सब मिलके क्या करते हैं, ये सब मिलके वैदिक साहित्य की रचना करते हैं। क्लियर है, यानी कि इन सभी चीज़ों से क्या हो रहा है, आपको इतिहास के स्रोत है, आपको इससे क्या मिल रहा है, जानकारी प्राप्त हो रहा है अतीत के बारे में। क्लियर है, तो आप लोग को इसमें क्या पढ़ना है, आप लोग को अभी इसमें वेद के बारे में ही पढ़ना है कि वेद से कौन कौन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई है। क्लियर है, आपको बौद्ध साहित्य भी पढ़ना है, जैन साहित्य भी आप लोग को पढ़ना है। अब यहाँ देख लीजिए पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ जाता है, तो इसमें आ जाता है अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, अवशेष, स्मारक, मोहरे, यानी इन चीज़ों से क्या हुआ है, इन चीज़ों से आपको जानकारी मिली है। किन चीज़ों के बारे में, तो अतीत में जो घटनाएं हुई है उसके बारे में। बहुत जगह से हुए ना, बहुत जगह अभिलेखों से, जो अभिलेख थे उनसे प्राप्त हुआ है जानकारी कि पहले के क्या नियम थे, पहले किस प्रकार से वो जो है वो शिक्षा देते थे, क्या शिक्षाएं होती थी, उन चीज़ों के बारे में कैसे पता चला है, तो अभिलेख से। सिक्कों से पता चला है हमें पुरानी घटनाओं के बारे में, पुराने जो नियम होते थे उनके बारे में। मूर्तियों से पता चला है, बहुत जगह से क्या हुए, मूर्तियाँ प्राप्त हुए। अवशेष, जो पहले के लोग थे उनके अवशेषों से भी जानकारी प्राप्त हुई है। स्मारक से पता चला है, मोहरों से, जो पहले के लोग क्या करते थे, मोहर का उपयोग करते थे, उन चीज़ों से भी क्या हुआ है, हमें जानकारी प्राप्त हुई है। क्लियर है, तो यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, एक है साहित्यिक स्रोत और एक है पुरातात्विक स्रोत। अब जो साहित्यिक स्रोत है इसमें धार्मिक स्रोत आ जाता है, गैर धार्मिक स्रोत जो धार्मिक रूप से नहीं लिखा गया था, और विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी जो भी विदेशी भारत आए थे उन्होंने अपने यात्रा के दौरान जो भी विवरण किया था, जो भी लिखा था देख के यहाँ पे, उनके विवरण को कहते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। यानी उनके द्वारा भी क्या पता चलता है, हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, उन घटनाओं के जो भी पुरानी घटना है उन चीज़ों के बारे में पता चलता है विदेशी यात्रियों के विवरण के द्वारा भी। तो अब धार्मिक स्रोत में आपका आता है ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब इसी में आपका आगे आ जाता है वेद, उपनिषद, ये सब जो है आपका इसी में आ जाता है ब्राह्मण साहित्य में। अब गैर धार्मिक स्रोत जो है, यानी कि जो धार्मिक रूप से नहीं लिखा गया है, वो क्या क्या है, तो वो है अर्थशास्त्र, इंडिका, महाभास, मुद्राक्ष और पंचतंत्र। अब इसके रचयिता कौन कौन है, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, चाणक्य, कौटिल्य। इंडिका के रचयिता कौन है, किसने इसकी रचना की थी, तो मेगास्थनीज। महाभाष्य के रचनाकार कौन है, पतंजलि। मुद्रा राक्षस के रचना कौन है, विशाखादत्त। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, विष्णु शर्मा। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, कालिदास। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि। क्लियर है, तो ये सब जो है ये आपका गैर धार्मिक स्रोत है, यानी कि जो धार्मिक तौर पे नहीं लिखा गया था। अब नेक्स्ट है आपका विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों का विवरण देख लीजिए। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, यानी कौन कौन जो भी आपके विदेशी यात्री आए थे, जो भी विवरण किए थे, तो उसमें कौन कौन आए थे, तो एक जो थे वो यूनानी यात्री थे, और दूसरे जो है वो चीनी यात्री, और नेक्स्ट जो है वो है मुस्लिम यात्री, या फिर उसे अरबी लेखक भी कह सकते हैं। तब यूनानी यात्री में कौन कौन से थे, तो एसियस थे, हेरोडोटस थे, नियाकर्स थे और अरिस्टोबुलस थे। ये सब जो थे ये क्या थे, ये आपके यूनानी यात्री थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा था, उन घटनाओं के बारे में जो उन्होंने देखा है या उनको जानकारी प्राप्त हुई है उन चीज़ों के बारे में लिखा था। तो ये क्या है, ये है यूनानी यात्री। अब चीनी यात्री कौन कौन से हैं, तो फाहियान है, वेनसांग है, सयुंग है और इत्संग है। ये सब क्या है, ये सब चीनी यात्री है। क्लियर है, तो आप लोग को यात्रियों के नाम भी याद रखना है कि कौन चीनी यात्री है, कौन अरबी यात्री है और कौन जो है यूनानी यात्री है। इन चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो मुस्लिम यात्री या फिर अरबी लेखक वो कौन कौन थे, तो अल-बरूनी थे, अल-मसूरी थे और फिरदौसी थे। ये सब क्या थे, ये सब अरबी लेखक थे जिन्होंने
भारत के बारे में, उन घटनाओं के बारे में लिखा था जिसे पढ़ के आज हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है? तब यहाँ अरबी लेखक में ही देख लीजिए, आप लोग अच्छे से समझ रही है। अरबी लेखक में क्या आ गया? अल-बरूनी, अल-बरूनी आ गया, अल-मसूरी आ गया, फिरदौसी आ गया। क्लियर है? तो ये सब जो 3 नाम है ये क्या हो जाएंगे? अरबी लेखक। अब चीनी लेखक या फिर चीनी यात्री कौन कौन आ जाएंगे? तो चीनी में देखिए फाहियान आते हैं, वेनसांग, इन लोग का नाम ही देखिए कुछ अलग है, सुगन आते हैं, इत्संग आते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये चीनी यात्री हो जाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए आपका पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत जो है वो क्या क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत जो है यानी अभिलेख। अभिलेख से क्या होता है? आपको जानकारी प्राप्त होता है सिक्के, मूर्तियाँ, अवशेष, जो भी पहले के अवशेष जैसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मनके मिले हैं, या फिर कोई भी अवशेष जो प्राप्त हुए हैं पहले, वो सारे अवशेष हो गए, स्मारक हो गए, जो पहले के स्मारक हुआ करते थे। आज भी बहुत सारे स्मारक है जिसे मेंटेन करके रखा जाता है। क्लियर है ना? और आपके मोहरे हो गए, जो मोहर होते थे। क्या होता था? पहले मोहर का उपयोग होता था, यानी सिक्कों में मोहर जो है वो लगाया जाता था, तो वो मोहर, तो ये सब क्या हो जाते थे? ये आपके पुरातात्विक स्रोत होते हैं। तब यहाँ देखिए अभिलेख। अभिलेख जो है उसमें सबसे पुराना अभिलेख जो है वो कौन सा है? तो अशोक का अभिलेख जो है वो सबसे पुराना अभिलेख है। सिक्के, तो प्राचीनतम सिक्के यानी कि जो सबसे पुराना सिक्का होता है वो कौन सा था? तो वो था आहत सिक्के। आप लोग को पहले भी पढ़ाया गया है कि सबसे पुराना सिक्का कौन था? तो आहत सिक्का था। क्लियर है यहाँ तक? अब आहत सिक्का या फिर पंचमार्क, यानी अगर आपको आहत सिक्का ना दिखे, पंचमार्क सिक्के दिखे, तो आप पंचमार्क पे टिक कर सकते हो। अगर आहत सिक्का दिखता है तो आप आहत सिक्का पे टिक कर सकते हो। क्लियर है? तो ये जो आहत सिक्के है, इसे आहत सिक्के कहा क्यों जाता है? क्योंकि इसे धातु को पिघलाकर जोर से मारकर आहत करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है आहत सिक्के को? तो धातु को पिघलाया जाता है, उसे जोर से मार के दबाव के द्वारा आहत सिक्के जो है वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो क्या है? तो वो वेद है। और वेद से हमें अनेक चीज़ों की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है, यानी पहले जो भी अतीत में हुई है या फिर जो भी लोगों का मानना था, उस सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वेद से मिलती है। मंत्रों के बारे में, किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, कौन से मंत्र होने चाहिए, किस प्रकार से नियम होने चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में, औषधि के बारे में, रोगों के बारे में, उनके निवारण के बारे में, हर चीज़ों के बारे में किससे प्राप्त होती है जानकारी? तो वेदों से प्राप्त होती है। क्लियर है? तो अब वेद के रचनाकार कौन है? तो वेद के रचनाकार वेद व्यास है। जहाँ आपको वेद दिख जाए, वेद व्यास, वेद के रचनाकार वेद व्यास है। अब वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद क्या है? तो त्रिचाओं के कर्मवत ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद कहते हैं। त्रिचाओं के कर्मवत ज्ञान का जो संग्रह होता है उसको कहा जाता है ऋग्वेद। अब ये त्रिचा क्या है? हमने तो पढ़ लिया कि त्रिचाओं के ज्ञान का जो संग्रह होता है, जो भी जितना ज्ञान है त्रिचा का, उनके संग्रह को ही ऋग्वेद कहते हैं। लेकिन त्रिचा क्या है ये आप लोग को नहीं पता, और ये बहुत लोग जो है इस चीज़ को क्लियर भी नहीं करते, जिस कारण से दिमाग में जो है वो चीज़ नहीं रहता है। जब आपको उस चीज़ का मतलब पता चल जाए तो आपके दिमाग में क्या होगा? आसानी से वो टिक जाएगा। तो त्रिचा है क्या? तो त्रिचा जो है ये वेद मंत्र है या फिर स्रोत है। क्लियर है? ये वेद मंत्र है या फिर स्रोत है। जो क्या होता था? जो उत्तर वैदिक काल में जो मंत्र को गाकर पढ़ा जाता था उसे त्रिचा कहते थे। जो भी मंत्र होते थे, जिस मंत्र को गाकर पढ़ा जाता है वो क्या होता है? वो त्रिचा होता है। तो उसी के कर्मवत ज्ञान का जो संग्रह होता था उसको कहते हैं ऋग्वेद। क्लियर है? अब ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूत होते हैं और 10,462 कितने हैं? त्रिचाएँ हैं, यानी कि गा के सुनाए जाने वाले जो मंत्र होते वो होते त्रिचा। तो याद रहेगा ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है, आपकी 10 उंगलियां है, 10 मंडल है, फिर 10 यूज करना है, 10 बस उसके आगे क्या कर देना है? 28 लगा देना है। ठीक है? फिर 10 का यूज करना है, 10,462 कितनी क्या है? त्रिचाएँ है। क्लियर है?
वेद की त्रिचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। अब जो वेद की त्रिचा यानी जो मंत्र गा के पढ़े जाते हैं, मंत्र जो गा कर पढ़े जाते हैं, उन त्रिचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे, जो उसे गा करके पढ़ते थे जिस मंत्र को, उसे क्या कहते हैं? तो उसे होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और 90वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। क्या है? ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें क्या है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। किस सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र जो है वो किस में है? तो तीसरे मंडल में है। और ऋग्वेद के 90वें मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख मिलता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन जो है आप लोग से पूछा भी जाता है। देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। क्लियर है? और सोम का उल्लेख किस मंडल में मिलता है ऋग्वेद के? तो 90वें मंडल में मिलता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा रचित है? तो विश्वामित्र द्वारा। देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 त्रिचाओं की रचना की गई है। कितनी? तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200, यानी अग्नि है यानी हिट है तो 50 कम कर देना है। क्लियर है? इसे याद रखना है। 250 जो है वो इंद्र के लिए, लेकिन जब अग्नि का बात आएगा तो 50 समझ लीजिएगा। आग की वजह से अग्नि है यानी हिट है तो 50 जो है वो कम हो चुका है यानी 200। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यजुर्वेद। अब इसमें क्या है? तो मंत्रों तथा बलि के समय नियमों का अनुपालन जो होता है वो क्या होता है? वो यजुर्वेद में मिलता है। यानी जो मंत्र और बलि के समय जो भी आप मंत्र, पूजा पाठ में क्या होता है? मंत्रों का उच्चारण होता है, या फिर बलि में जब भी बलि चढ़ाया जाता है उस समय जो भी नियम होते हैं उसका अनुपालन करना, किस तरह से नियमों का अनुपालन करना है, कौन कौन से नियम जो है वो करने हैं, तो वो सब चीज़ जो है वो यजुर्वेद में मिलते हैं। तो यह वेद गद और पद दोनों में होता है। अब ये जो यजुर्वेद है ये किस में होता है? ये गद में भी होता है और पद दोनों में होता है। तो गद है क्या? तो जिसके अंतर्गत हम पत्र, निबंध, लेख आदि जो है लिखते हैं वो होता है गद। और पद जिसके अंतर्गत कविता, भजन जो लय के रूप में लिखा जाता है, यानी कि लय यानी कि गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, गा के प्रस्तुत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पद कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखिए सामवेद। तो सामवेद क्या है? तो यह गाई जा सकने वाली त्रिचाओं का संकलन है, यानी कि जो मंत्र गा के सुनाया जाता है। क्लियर है? यह गाए जा सकने वाली त्रिचाओं का संकलन है, यानी वह मंत्र जिसे गा करके सुनाया जाता है वो किस में होता है? वो सामवेद में होता है। अब भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सामवेद जो है इसमें भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, यानी यहाँ से जो है गायन की क्रिया जो है वो शुरू होती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में ऋषि द्वारा जो भी रोग होते थे उस रोग के निवारण, जादू टोना, श्राप देना किसी को, वशीकरण की क्रिया, प्रेम, विवाह, ये सब जो होते थे, आशीर्वाद देना, या फिर किसी का अंधविश्वास, जो लोग जो है पहले जिस प्रकार से अंधविश्वास में रहते थे वो अंधविश्वास, और साथ ही विश्वास करना, उनके विचार, मनुष्यों के जो विचार होते थे वो क्या होते थे? उस समय क्या होता था? उस समय कन्याओं की जो जन्म होती थी उसको निंदा किया जाता था, यानी कन्याओं के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था। ये किससे पता चलता है? तो ये अथर्ववेद से पता चलता है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो क्या है? तो वो है ऋग्वेद, और सबसे बाद का जो ग्रंथ है वो है आपका अथर्ववेद। यहाँ तक क्लियर है? तो वेद की क्लास जो है एक आप लोग की करवाई गई है। जीके क्लासेस प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, चेक कीजिएगा, आपको जीके क्लासेस में वीडियो जो है वो मिल जाएगी। तो उसमें आप लोग को जो वेद के बारे में जो है वो अच्छे से समझा दिया गया है। उस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।